हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। सीबीएसई क्लास 10th सोशल साइंस में ये आपको रिवीजन नोट्स दे रही हूँ। हिस्ट्री का चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। किस तरह से एक दुनिया जो है वो ग्लोबल वर्ल्ड हो गई, कैसे। ग्लोबलाइजेशन इज एन इकोनॉमिक सिस्टम एंड इट इमर्जेस सिंस 50 years. To understand the making of the global world, we have understand the history of trade, migration, and people search for work and the movement of capitals. The pre-modern world, human society have steadily more interlinked. Travelers, traders, priests, and pilgrims traveled vast distance for carrying goods, money, ideas, skill, invention, and even germs and diseases. Indus Valley civilization was linked with West Asia. Kaura is a form of currency from the Maldives. Cowries. ओके। ग्लोबलाइजेशन जो है ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है। कैसे हुआ 50 साल पहले, लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि आज से नहीं है, बहुत टाइम पहले से, इवन कई साल ईसा पूर्व से भी हमारा मतलब भारत का व्यापार चल रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में। ईरान, इजिप्ट वगैरह में और मेसोपोटामिया में, जो अभी ईरान इराक वगैरह है, ये अरब का एरिया जो है, मिस्र है जो अफ्रीकन एरिया है साउथ का, साउथ अफ्रीका। तो इस तरह के एरियाज़ के साथ में पहले भी व्यापार होते रहे हैं। तो ये कहना कि ग्लोबलाइजेशन जस्ट 50 years बिफोर आया है, ये थोड़ा गलत है। मगर 50 साल से तो हम लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए कि किस तरह से ये चीज़ें चली हैं, एक जगह से दूसरी जगह गई हैं, हमने लोगों का जो वे ऑफ वर्किंग है, वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ एजुकेशन है, लिविंग है, इसको फॉलो किया है। अभी लास्ट कुछ टाइम से आप देखो कि जो हमारी मतलब इंडियंस की जो एक कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई हैं। क्यों? क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन को लोगों ने मॉडर्नाइजेशन का एक सिंबल मान लिया है। हम मॉडर्न है अगर हम कपड़े नहीं पहनते, हम मॉडर्न है अगर हम आधी टूटी फूटी इंग्लिश में बात करते हैं। मतलब एक तरह से हमने अपने पैरामीटर्स जो हैं उनको चेंज किया है। क्यों किया है? क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है। आप सोशल मीडिया के थ्रू दूसरे लोगों को जान रहे हो अपने घर में बैठे बैठे, और आपको ये लग रहा है कि जो वहाँ गलत है वो यहाँ सही है, ठीक है। इससे पहले स्टार्टिंग में कैसे एक जगह से दूसरी जगह ये चीज़ें स्प्रेड होती थी थ्रू ट्रेड। सबसे पहले हमारा क्या मेन किसी का भी लाइफ में क्या एम है? मनी जनरेट करना। एक जगह से दूसरी जगह व्यापारी जाते थे, इंडिया से बाहर जाते थे, वाया सिल्क रूट जाते थे जो लैंड रूट है, वाया सी रूट जाते थे जो आपका पोर्ट का एरिया, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे जो ये लोथल वगैरह की जो साइट्स मिली हैं, ये साइट्स क्या हैं? ये एक तरह की बंदरगाहें ही हैं। सी पोर्ट का ये एरिया है। यहाँ से स्टोन के और चीज़ें, मसाले वगैरह, मसाले बेसिकली साउथ से जा रहे थे, तो वहाँ से इन सब चीज़ों का ट्रेड होता रहा है। बाहर से लोग यहाँ आते रहे, यहाँ से लोग बाहर जाते रहे हैं। जिस एक कॉमन रूट को वो फॉलो करते रहे हैं उनको कई अलग नामों से दिया जाता है। जैसे सिल्क रूट है जो एशिया के अंदर एंटर करने के लिए वो लोग यूज़ करते हैं। इस माध्यम से नॉर्मली कौन से लोग घूम रहे हैं? या तो घूमने वाले लोग हैं, मतलब जो ट्रैवलर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, व्यापारी हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, साधु संत हैं जो शांति की तलाश में निकले हैं, नई चीज़ों को जानने के लिए निकले हैं, कोई शिक्षा के लिए निकला है। जैसे आपने बहुत सारे पहले भी पढ़े हुए हैं कि चाइनीज़ यात्री यहाँ आते थे, मैक्सनीज आया, आपका बहुत सारे आए हैं, ठीक है। अब जो हमारी सोसाइटीज़ हैं इन्होंने क्या किया? हम कहीं जाते हैं, हम बाहर जाते हैं तो हम वहाँ की चीज़ों को सीखते हैं, वहाँ क्या आविष्कार हैं, वहाँ के लोग किस तरह से काम कर रहे हैं,
वो अपने काम को किस तरह से आसान कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम एक दूसरी जगह पे जाके सीखते हैं और फिर वहाँ से अपने यहाँ लेकर आते हैं, राइट। जैसे एक कौड़ी है, हमारे इंडिया में कौड़ी चलती है, बहुत सारे लोगों को पता है, पुराने टाइम पे भी यूज़ होता रहा है, आज भी यूज़ करते हैं। कई जो कभी दिवाली वाली की पूजा के टाइम पे वो मिल जाती है मार्केटों में, वो कहते हैं पीली कौड़ी रखने से पैसा आता है, ये कौड़ी यहाँ रख दो, ये कर दो, वो कर दो। तो कौड़ी जो है बहुत टाइम से इंडिया में भी यूज़ हो रही है और ये माना जा रहा है कि ये मालदीव से यहाँ पे आई, वहाँ की करेंसी थी। कई बार बोला जाता है ना कि भाई हमने लाखों का माल कौड़ियों के दाम में ख़रीद लिया, मतलब एक बहुत स्मॉल ट्रांजैक्शन की करेंसी है कौड़ी। 2 कौड़ी का आदमी नहीं लाखों की बातें करता है, ये चीज़ें हमने अक्सर सुनी है। तो इसका क्या मतलब है कि कौड़ी जो है वो एक बहुत स्मॉल मीडियम ऑफ करेंसी है। सिल्क रूट से सारी दुनिया जुड़ी हुई है। सिल्क रूट वर रिगार्डेड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट linking the distant part of the world. Roots were existed even before the Christian era and flourished till the 15th century. The Buddhist preachers, Christian missionaries, and later on Muslim preachers used to travel by routes. Routes proved to be a great source of trade and cultural links between distinct part of the world. अब देखिए, कोई एक रास्ता है जिस रास्ते से लोग आ जा रहे हैं, तो क्या होगा कि उसे एक पर्टिकुलर रूट को जिसको फॉलो किया जाता है, उसके आसपास जो गांव के लोग हैं वो उन लोगों से जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाते हैं? अब कोई व्यापारी दस्ता निकलता, अब ऐसा नहीं है 1-2 व्यापारी नहीं जाते, हमेशा वो झुंड्स में जाते थे, 50, 60, 40 के जत्थे में जाते थे और वो जिन जिन गाँवों से होकर गुजरते थे वहाँ के लोगों को एक तरह से वो फैसिलिटेट करते थे, पैसा देते थे, कुछ सामान है तो सामान उनको देते थे और वहाँ बदले में वो लोग उनको क्या देते थे, उनका सामान जो है वो सेफ रहेगा, प्लस आगे जाने के लिए, आगे की जर्नी के लिए वो कुछ लोग, घोड़े, इस तरह का सामान उन्हें दे देते थे, पालकी हैं, बैलगाड़ियाँ हैं, ताकि वो अपना जो सामान है उसको आगे तक ले जा सके। प्लस सेल परचेज तो करते ही चल रहे हैं, वो कुछ सामान वहाँ से उठाया, कुछ आगे और फर्दर प्रोसीड कर दिया। तो एक तरह से जो एरियाज़ सिल्क रूट पे पड़ रहे हैं, आप देखोगे कि बाकी एरियाज़ के मुकाबले उन एरियाज़ की हालत जो है वो अच्छी है, ठीक है। जैसे अब आप यहाँ देखो, इकोनॉमिक जो हमारी कैपिटल है वो मुंबई है, दिल्ली है, इस तरह के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनकी गाँव से ज़्यादा अच्छी हालत हुई है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, अर्निंग सोर्स अच्छे हैं, लोग आ जा रहे हैं तो खर्च भी कर रहे हैं। तो इस तरह से जिन गांव सिल्क रूट पे पड़ रहे थे, वहाँ से निकलने वाले व्यापारियों ने वहाँ पे इन्वेस्ट भी किया। कईयों ने, जैसे अभी आप देखिए कि कई जो रास्तों में पड़ते थे ना, तो वहाँ मंदिर भी बनाए उन्होंने, ताकि आते जाते वो वहाँ अपना पूजा पाठ कर सकें। फिर उन मंदिरों को चलाने के लिए 1-2 पुजारी भी रखे उन्होंने। अब उन पुजारियों का खर्चा कौन देगा? बहुत सारी धर्मशालाएं इन व्यापारियों द्वारा बनाई गई और चलाई गई, ठीक है, इन्हीं रूट्स पे। तो उस पे उन्होंने क्या किया भाई, कुछ बनाया है वहाँ पे, उनकी अपनी कल्चर की भी तो बात करेंगे कि हम ये करते हैं। वहाँ के लोग जो वहाँ रुक रहे हैं आके, कोई भी रुक रहे हैं वहाँ पे आके, खाना पीना और उनके बारे में जानेंगे। और ये जो सिल्क रूट है, यहाँ से स्टार्टिंग में बुद्धिस्ट आए, पहले चाइनीज़ आए, फिर बुद्धिस्ट आए। बुद्ध धर्म जो है वो भारत से बाहर गया और बाहर से फिर भारत आया, इस तरह से। क्रिश्चियन मिशनरीज़ आए, उसके बाद मुस्लिम्स आए। मुस्लिम्स तो ये ऊपर के एरिया से ही आए, कंधार वगैरह, तक्षशिला से, इस एरिया से ही ये लोग एंटर किए हैं। और उसके बाद में आप ये जो रूट है, ये रूट बहुत फेमस रूट रहा है इंडिया में एंटर करने का और इंडिया से बाहर जाने का। ट्रेड और कल्चर लिंक का ये बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। In 16th century, after European sailors found a sea route to Asia and America, the Indian subcontinent had been known for
bustling trade with goods, people, custom, and knowledge. It was a crucial point in their trade network. After the discovery of America, its vast land and abundant crop and mineral began to transform trade and lives everywhere. 16th सेंचुरी में मीन्स 1500 समथिंग में यूरोपियन सेलर्स जो थे, जैसे मैंने पहले भी अपने पुराने वीडियोस में बताया, मैं बताती हूँ, ये पुर्तगालीज़ जो हैं और बहुत सारे जो ये लोग ना डाकू थे, समुद्री डाकू थे, वहाँ के लोकल लोगों को इन्होंने बहुत परेशान कर रखा था। तो राजा ने इसका ना एक बड़ा वाइज वो निकाला सोल्यूशन। उन्होंने इन लोगों को बुलाया और पैसे दिए और कहा कि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना वो अच्छी नहीं है, अब आप लोग जो हो वो समुद्र के बारे में बहुत जानते हो, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए ना ऐसे सिल्क रूट्स, ऐसे रूट्स ढूंढिए सी के, जिससे कि हम व्यापार करें और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ना अच्छी हो जाए। आसपास के जगहों पे नए मार्केट्स ढूंढिए, नए लोगों को ढूंढिए, नए देश ढूंढिए, ताकि जहाँ पे हम अपना ये जो बनाया हुआ सामान है ना इसको बेच सकें। तो बेसिकली क्या था कि ये थे ही डाकू, लोगों को इन्होंने दुखी कर रखा था। तो उन्हें अगर तो ये ढूंढ के कुछ लेकर गए वापस तो उनको एक नया व्यापार का जगह मिलेगी, और अगर ये मरवर गए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ना तो ये उनके सोल्जर्स थे ना ये उनके लोग थे, ऐसे ये दुखी करने वाले लोग थे। इनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने कुछ पैसा इन्हें दिया और भेज दिया। 300 200 400 लोगों के जत्थे 2 3 बार वहाँ से निकले और आसपास की जगहों को ढूंढ के उनमें से कुछ लोग ही वापस गए। अगर 300 निकले थे तो 30 40 20 50 लोग ही वापस गए। अब वो 20-50 लोग और लोगों को लेकर नए रूट्स की तलाश में निकले, और सेम केस वही चीज़ कि कुछ जितने निकले थे उनमें से औने पौने वापस पहुँचे, लेकिन जो 1-2 लोग वापस पहुँचे उन्होंने नई जगह खोज ली, नई जगह, नए रास्ते बता दिए कि यहाँ से अगर इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो हमें ये देश मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिलेंगे। तो बेसिकली ये सब लोग जो ढूंढने निकले ना, इंडिया को ही ढूंढने निकले, क्योंकि यहाँ से जो सामान बिकता था बाहर जाके वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था और बहुत महंगा बिकता था। पहले इन्होंने ढूंढा तो ये दक्षिण अफ्रीका के कोने में आ गए, अभी भी वहाँ के लोगों को रेड इंडियंस बोलते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो बेसिक जो लोग बोलते हैं ना कि वास्को डी गामा ने भारत को ढूंढा, भारत को ढूंढना वास्को डी गामा ने नहीं ढूंढा, इन लोगों ने, भारत तो पहले से वहीं था, ये बस शब्दों का अलट पलट है और कुछ नहीं है। अब उसके बाद में अमेरिका ने जब ढूंढ लिया और उसमें जो भी वहाँ पे सामान उग रहा था, अब धीरे धीरे क्या हो गया, प्रीशियस मेटल पर्टिकुलरली सिल्वर एंड माइंस लोकेटेड इन पेरू एंड मैक्सिको एनहांस्ड यूरोप्स वेल्थ एंड फिनेंस्ड इट्स ट्रेड विद एशिया। अब एशियन क्राउड जो है, एशिया की आबादी जो है वो यूरोपियन आबादी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक तरह से बोला जाए कि यहाँ सोर्सेस ज़्यादा हैं, फसलें अच्छी होती हैं, लोग अच्छे हैं, एरिया ऐसा है कि जहाँ हर तरह का मौसम है तो हर तरह का क्रॉप भी कल्टीवेट हो जाता है। लोग यहाँ के कैसे लोग हैं, मतलब सेटिस्फाइड लोग हैं, ज़्यादा लड़ने भिड़ने वाले लोग नहीं हैं। अब ये बिल्कुल टिपिकल ट्रेड माइंडसेट से ये लोग एंटर किया इस जगहों में, और जब यहाँ के लोगों को देखा सीधे साधे हैं तो उन्होंने उनको बैकवर्ड बता दिया कि ये लोग पिछड़े हुए हैं और हम इनको मॉडर्नाइज करने के लिए आए हैं, मतलब हम सिविलाइज्ड करने आए हैं। बेसिक पर्पस क्या था उनका, अपना सामान यहाँ बेचना और यहाँ से कच्चा सामान उठा के दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग करके बेचना, व्यापार ही उनका मेन मकसद था। द पोर्चुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका वाज अंडरवे। पहले पुर्तगाली, फिर डच, हॉलैंड से जो रिलेट करते हैं वो डचेस होते हैं, फिर उसके बाद में जर्मन्स आए, फिर जर्मन्स के बाद में आपके अंग्रेज आए। ये सब लोग जो उसी एक एरिया से निकले हुए लोग थे, इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जैसे अब कुछ पुर्तगाली इंडिया में आए तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से लूटिंग करी। इंडियन मूवीज़ ने ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके बहुत ज़्यादा अच्छा वे दिखाया है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्टी थी। जिस जगह पे ये वास्को डी गामा आया था वहाँ के लोग बड़े सीधे साधे थे, उन्होंने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया कि भाई कोई बाहर का बंदा आया है। तो इन लोगों ने वहाँ के लोगों को
एक्सप्लॉइट किया, डराया, धमकाया, चीट किया और उनसे एक तरह से बहुत सारी चीज़ों को लूट लाट के भी यहाँ से लेकर गए। जब वो यहाँ फर्स्ट टाइम आया था तो वो 2 या 3 जहाज़ भर के सोना ले गया था लूट के, और जब अगली बार आया तो कुछ लोगों की और लोग लेकर आया, तो उसने उस पूरी एरिया को अपना गुलाम टाइप का बना लिया, उनको डरा धमका के। लोग इतने सीधे थे, और वो बेसिकली जो पोर्ट था जिस जगह पे इन्होंने कब्ज़ा किया, वहाँ के राजा को और उसको पहले लालच दे के और फिर उसके बाद में उससे, जैसे अंग्रेज़ों ने किया सेम चीज़ इन्होंने भी करी स्टार्टिंग में, और काफ़ी लूटिंग करके यहाँ से गए हैं ये। तो यहाँ से जो ड्रेन करके गोल्ड वहाँ ले गए, तो वाकई के यूरोपियंस कंट्रीज़ के दिमाग में भी लालच आ गया और उन्होंने भी अपने बंदे उसके पीछे पीछे यहाँ भेजने शुरू करे। और फिर वही सेम चीज़ जो 200-300 साल की, यहाँ के लोग वहाँ नहीं गए, वहाँ के लोग यहाँ आए, व्यापार के लिए आए, और फिर उसके बाद में कॉलोनाइज़ करा उनको अपना गुलाम बनाया, कॉलोनीज़ बनाया। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ से सस्ते में ले जा सकें और बना हुआ मटेरियल इन्हीं बाज़ारों में खपा दें और प्रॉफिट अपना गेन कर लें, बढ़ा लें। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसका रीज़न भी ये कॉलोनीज़ ही थी, क्योंकि अब उनको ना ये लग रहा था कि इतनी बड़ी जनसंख्या को, जितना ज़्यादा एरिया, एक तरह से वो एक कहावत है पहले टाइम की कि ब्रिटिश राज वो राज था कि जहाँ सूरज कभी भी ना अस्त नहीं होता था। लेकिन जब 200-300 साल के बाद में सूरज अस्त हुआ, तो अब उसी कॉलोनीज़ के हेड की हालत जो देख रहे हैं आज के करंट के टाइम पे, लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, ठीक है, अपनी जो एक संस्कृति को लेके जा रहे हैं, उनकी जो भी अपब्रिंगिंग है, जो भी कल्चर है, उसको लेके जा रहे हैं। लोगों को बिना उसके, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था तब इंडिया में ये लोग थे, 1914 से 1918 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है। तो जो यहाँ के नेता लोग थे, इंडियंस नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन कुछ खास तरह के लोग, विशेष प्राणी वर्ग, उन्होंने उनको फोर्स किया कि आप जाओ। और जब उन लोगों को, मतलब ज़बरदस्ती उनको भर्ती करवाया गया उन अंग्रेज़ों के फोर्स में, चरखे वालों ने, और उसके बाद में वो लोग इतनी बुरी तरह से ऐसी जगह पे जहाँ की ना भाषा वो समझते थे, ना उस एरिया से परिचित थे, वहाँ जाके वो लड़े हैं। पुराने उसकी अगर आप बुक्स पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में जाके, तो आप देखिए कि वो लोग, उनको खाने को भी नहीं मिलता था और वो लड़ रहे हैं वहाँ पे। एक 2 दिन की 3 दिन की ट्रेनिंग दी कि बंदूक का ऐसा बुलेट वो चलाते हैं और बस जाओ जी लड़ लो जाके। किससे लड़ रहे हैं, कौन मार रहा है, कितना गंदा उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। लोग अपने आप को बापू बापू कह के अप्रिशिएट करते रहे कि जी देखो हमने, लेकिन एक अच्छे वाला जिसे कहते हैं ना गर्दन काटना, वो हिंदुस्तानियों की कटी हमेशा से। और उसका सबसे अच्छा रीज़न क्या रहा, यही कुछ फर्जी नेता लोग। उसके बाद है हमारा अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप, अबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉ। ब्रिटिश जो ब्रिटेन है वहाँ पे ना कॉर्न ही उगाया जाता है। अब उन्होंने जब कॉर्न लॉ को ब्रेक कर दिया, तो बाहर के लोग भी अपनी जो खेती का जो उगाया हुआ सामान है वो उस मार्केट में लाने के लिए एलिजिबल हो गए। अब इतना प्रेशर पड़ा तो वहाँ के जो नॉर्मल लोग थे, जो किसान थे ब्रिटेन के, वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए। आफ्टर द corn law were scrapped, food could be imported into Britain more cheaply than it could be produced in the country। पहले जो पैदा हो रही थी पैदावार, और उसके बाद में जो बाहर से आने लगा, उसने उसका प्राइस जो है वो गिरा दिया। तो जो वहाँ के फार्मर थे उनकी हालत तो ख़राब हो ही जाएगी। अब वो उसको वो नहीं कर सकते। देखिए एक ना सिस्टम समझिए थोड़ा सा, इंडिया में भी था ये, इंडिया में ये हुआ, बाहर भी ये हुआ। स्टार्टिंग में क्या था, ज़्यादातर लोग जो थे वो किसान थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ, इंडस्ट्रीज़ बढ़ी, तो वो किसानों को उठा के इंडस्ट्रीज़ में लगा दिया। क्यों? क्योंकि उनके खेतों की जगह पे इंडस्ट्रीज़ लगाई गई, किसानों को वहाँ से हटाया गया। तो वो किसान जो थे पहले, जिन्हें सिर्फ खेती बाड़ी आती थी, अब वो मज़दूर बनने पे मजबूर हो गए, अब वो मज़दूरी करने लगे। फिर मज़दूरों के लिए भी कोई बहुत अच्छे लॉज तब के टाइम पे थे नहीं। अब जब ये
रेवोल्यूशन इस तरह से हुआ और ये लोग दूसरी मार्केटों में घुसे आके नॉर्थ इंडिया की तरफ को आए और अमेरिकन अफ्रीकन जगह गए हैं ये लोग, तो उन्होंने वहाँ के लोगों को उठाया और जैसे स्लेव होते हैं उनको स्लेव की तरह ट्रीट किया। जहाँ भी मर्जी आई, जहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे लैंड तो बहुत अच्छा है, कल्टीवेशन हो सकती है, बट यहाँ पे ना बंदे नहीं हैं, लोग नहीं है, तो क्या करा उन्होंने, जहाँ पे लोग थे वहाँ से उनकी मर्जी के खिलाफ आदमियों को, औरतों को, बच्चों को उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया। इंडिया से कई लोग फिजी जैसे देशों में जो छोटे छोटे टापू हैं और वहाँ पे भेज दिए गए। और वहाँ भेजने के बाद में क्या हुआ कि अब के टाइम पे, अभी करंटली आप वहाँ की सिचुएशन देखोगे ना, तो वहाँ पे मिक्स ब्रीड है, कुछ लोग अफ्रीकन हैं, कुछ इंडियन हैं, कुछ ये आपके यूरोपियन हैं, मिक्स है वहाँ पे। उन्होंने भी अब कहीं के बंदे, कहीं के आदमी ले आए, कहीं की औरतें ले आए, तो उन्होंने अपना फैमिली वहाँ से उस तरह से शुरू कर लिया। अब जो कल्चर वहाँ पे है वो कुछ इंडियन है, कुछ अफ्रीकन है, कुछ यूरोपियन है, अलग अलग तरह का वहाँ पे सिस्टम चल रहा है। और सबके उनको कहा जा रहा है कि भी हम इनको सबको फ्रीडम दे रहे हैं, बट उस समय उनकी वो फ्रीडम नहीं थी, उनकी वो स्लेवरी थी कि उनको इंडिया से उठा लिया गया, अफ्रीका से उठा लिया गया और एक ऐसे खाली लैंड पे बसा दिया जहाँ कुछ नहीं है, ना बंदा ना बंदे की जात, वहाँ कुछ भी नहीं है। और उन लोगों ने वहाँ पे फसलें उगानी शुरू करी, पैदावार करी, उस जगह को हरा भरा किया, लोगों के रहने लायक बनाया। सही है। अब फिर टेक्नोलॉजी आ गई। टेक्नोलॉजी आई तो टेक्नोलॉजी की वजह से जैसे हुआ 19th सेंचुरी में रेलवे आ गया, बहुत सारा प्रोसेसिंग का वो कर दिया, जैसे स्टीमशिप आ गए, टेलीग्राफ आ गया। टेक्नोलॉजी एडवांस वर ऑफन द रिजल्ट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। द रेफ्रिजरेटेड शिप greatly helped to transport the feasible food items over a long distance. It greatly facilitated the shipment of frozen meat from America, Australia or New Zealand to different European countries. The 19th century, 1850 to 1940, 1800 से 1500 के बीच में, देखो यहाँ 19th सेंचुरी लिखा हुआ है ना, 1815 से स्टार्ट हो रही है। अगर 18th सेंचुरी लिखा होता तो ये 1715 से स्टार्ट होती। 16th सेंचुरी है तो 1515 से स्टार्ट होती, 1415 से स्टार्ट होती। मतलब जो सेंचुरी लिखी होगी ना उससे पहले से स्टार्ट होगी। यहाँ 19th सेंचुरी लिखे ना तो 1800 से स्टार्ट हो रही है। ये ना बहुत बड़ा एक बच्चों में ना कन्फ्यूजन रहता है। इवन जब मैं पढ़ती थी मुझे भी ये बड़ी दिक्कत देता था कि जब मैं पढ़ रही हूँ 19th सेंचुरी तो मुझे लग रहा है कि वो 1900 समथिंग होगा, लेकिन वो स्टार्ट हो रहा है जैसे 1764 की बक्सर की लड़ाई है, 1764 की, तो बताया जाता है 18th सेंचुरी में ये हुआ, पर लिखा तो 1764 है। तो इसका वो क्या है कि 19th सेंचुरी लिखा है तो सन जो आएगा वो 18th समथिंग आएगा। 19th century economic, political, social, cultural and technological factor interacted in complex way to transform societies and reshaped external relationship. Intended labor migration from India. मीनिंग ऑफ इंटर्नड लेबर, इसका क्या मतलब है? इंटर्नड लेबर मीन्स अबाउंडेड लेबर, बताया ना मैंने, जैसे जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे इधर से उधर ले जाया जाता है। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं था, ज़बरदस्ती उठाए और ले गए, भरा जहाज़ों में और ले जाके एक ऐसे लैंड पे छोड़ दिया जहाँ से वापसी का रास्ता उनके पास नहीं है। अब जब इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया है, और अभी करंट का मैं बता रही हूँ आपको, आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि इतने साल पहले अंग्रेज़ों के टाइम पे इनका ख़ानदान इस गांव से उस गांव तक गया था और अब ये लोग वापस अपने ख़ानदान के लोगों से मिलने के लिए आए हैं। अब मतलब एक समझ लीजिए कि 2-3 जनरेशन बीच में आ गई होंगी, उसके परदादा गए होंगे या दादा गए होंगे, उसके फादर वहाँ रहे, अब उनका पोता या पोते का पोता यहाँ आ पाया है। तो आप समझ रहे हैं। और वो भी किस केस में कि उन्होंने वो कहानियों के रूप में उनमें भरा बच्चों को
कि बेटा हमारा फलाना गांव है, हम उस जगह रहते थे, हमारा ये, जैसे हमारी मम्मियाँ सुनाती हैं ना अक्सर, जिस गांव से आती हैं वो अपना कुछ कुछ बताती रहती हैं कि हमारे घर के पास ये गांव था, वहाँ था, ये था, वो था। तो बंदे पूछते पाछते अब जाके वो यहाँ पे 3-4 जनरेशन बाद पहुँचे हैं, सोच सकते हैं। और अगर कोई मर गया होगा जाके उनमें से, तो उनको तो ये भी नहीं पता, वो बताने के लिए ही नहीं बचे। Causes of migration of Indian intended workers. Most came from present day region of eastern Uttar Pradesh, Bihar, central India and Tamil Nadu. ठीक है. These regions of India experienced many social changes like cottage industry decline, land rent rose, and the land were cleared for mines and plantation. In 19th century, described as a new system of slavery. Jose a riotous carnival in Trinidad when workers of all races and religions join in celebrating. अब ये चीज़ देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला कि अफ्रीकन्स के भी कई एरियाज़ में से उनको उठाया और अलग अलग लैंड्स पे बसा दिया। इंडिया से भी बहुत सारे लोग इधर उधर गए। अब ये लोग जो हैं यूपी से गए, बिहार से, सेंट्रल एशिया और इंडिया और तमिलनाडु से गए हैं। तो ये लोग जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ इन्होंने अपना कल्चर डेवलप किया। बहुत सारे आदमी यहाँ से गए, औरतें नहीं थी, औरतें साउथ अफ्रीकन्स थी, तो उन्होंने उनके साथ फैमिली बनाई। अब जो बच्चे उन घरों में पैदा हुए, समझिए इस चीज़ को, उन बच्चों को दोनों जगह का कल्चर मिला। इंडियन कल्चर भी मिला क्योंकि फादर इंडियन थे, मदर इंडियन थी, और बाहर का कल्चर भी मिला, अफ्रीकन कल्चर भी मिला जो उनकी सोसाइटी में फॉलो किया जाता है। तो बहुत सारा हिंदू जो कल्चर है ना, आप वहाँ पे अगर देखोगे ना, शादियों की भी, पूजा प्रथा की जो पद्धतियाँ हैं वो इंडियन फॉलो की जाती हैं। फिजी में स्पेशली, अभी थोड़े दिन पहले वहाँ पे आया था, वो गणेश विसर्जन कर रहे थे, और भी बहुत सारी पूजा पाठ की जो चलती हैं यहाँ पे। इवन वहाँ के लोग बिहारी गाने गाते हैं, भोजपुरी गाने। तो लोगों को ये बड़ा फैसिनेट करता है। बट ये चीज़ आज के टाइम पे आपको ऐसा लगेगा ना कि यार देखो कितना बढ़िया है ये, लेकिन जिस समय पे वो लोग वहाँ गए थे ना, उनके लिए आप इमेजिन करके देखिए कि कितना दर्द का टाइम था वो, कि अपने घर वालों से, अपने परिवार से, बच्चों से, सबसे दूर काट के उनको एक ऐसी जगह में फेंक दिया है जहाँ कुछ भी उनका अपना नहीं है। उन्होंने उस पूरे एरिया को बसाया है। और ये एक बहुत बड़ा अजीब सा, मतलब बहुत पेनफुल चीज़ है कि आपको नहीं पता, आपको उठाया किसी एक जगह से, 2 दिन आपको गोली चलानी सिखाई कि भैया इसको इस तरह से लोड करते हैं बंदूक को, और बस ऐसे फायर कर देते हैं, ख़त्म बात। उठा के ले गए और जाके छोड़ दिया। नॉर्थ के मैदानों के लोगों को उठा के, जो ये जहाँ पे बर्फ़ का एरिया होता है वहाँ लड़ने के लिए छोड़ दिया गया था, धोती पजामे में, जो यहाँ के नॉर्मल कपड़े होते हैं। उनको वहाँ की ड्रेसेस भी नहीं दी जाती थी जो एक अंग्रेज पहनते हैं। तो किस लेवल का टॉर्चर इंडियंस ने सहा है, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। दीज रीजन्स ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस्ड मैनी सोशल चेंजेस लाइक कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइन। अब यहाँ से कपड़े वपड़े की सारी इंडस्ट्रीज़ ख़त्म कर दी, लैंड ख़त्म कर दिए, क्योंकि उनको पता लगा जी यहाँ से मिनरल बहुत निकल रहा है, यहाँ से कोयला निकल रहा है, यहाँ से ये निकल रहा है। तो उस तरह के कामों के लिए उन्होंने उस जगह को खाली किया, नील की खेती करवाई ज़बरदस्ती। ये सब अभी आप हिस्ट्री में पहले पढ़ कर आए हैं। 19th सेंचुरी में जो ये काम जो किया ना ज़बरदस्ती का, बाउंडेड लेबर्स इधर से उधर वो करने का, ये क्या है, सिस्टम ऑफ स्लेवरी है, दास प्रथा की एक नई शुरुआत है। इसके बाद में अब जो यहाँ पे कार्निवल्स होते हैं, देखो ट्रिनाड में, व्हेन वर्कर्स ऑफ ऑल रेसेस एंड रिलीजन जॉइन इन सेलिब्रेटिंग। अब ये लोग क्या करते हैं, इकट्ठे मिलते हैं और जो सेलिब्रेशन होता है उनके यहाँ पे जो भी फेस्टिवल्स वगैरह मनाए जाते हैं, या जो भी उनका कल्चरल अपना अपना प्रोसेस है, वो यहाँ पे दिखाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि भाई आप भी स्लेव हो और हम भी स्लेव हैं, तो हम लोग क्या है, हम अपने कल्चर को यहाँ पे प्रमोट करेंगे। एक नई जगह हमें छोड़ दिया गया, अब जैसी भी है इस स्थिति से हमें अपने आप को इसी स्थिति में रहना है, तो खुश होके रहते हैं, मतलब खुश होने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। द इंटर वॉर इकोनॉमिक
द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज मेनली फॉट इन यूरोप। जो बाकी के एरियाज़ हैं, जो कॉलोनीज़ हैं, वो इसलिए उसमें इन्वॉल्व हुई क्योंकि उनके मालिक लड़ रहे थे। ब्रिटेन लड़ रहा था, जर्मनी लड़ रहा था, फ्रांस लड़ रहा था। तो जो जो इनकी कॉलोनीज़ थी वो भी इसमें चाहे न चाहे पार्टिसिपेट करने के लिए उनको आना ही पड़ गया, क्योंकि अभी जैसे बताया, जब किसी से पूछा ही नहीं जा रहा कि आप इसमें हिस्सा लोगे नहीं लोगे, बस उठाया और ले जाके छोड़ दिया, तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम द वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड अनदर मिजरेबल वॉर। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट बिटवीन टू पावर ब्लॉक है ये। इन वन वेयर द allies Britain, France, Russia and later joined the US. US ने तब तक वेट किया जब तक ये कंट्रीज़ जो तीनों की तीनों थी ये लड़ के अधमरी नहीं हो गई, तब तक अमेरिका इसमें नहीं कूदा। और आखिरी में कूद के उसने इन सब के ऊपर, मतलब ये समझो कि लोएस्ट इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम प्रॉफिट गेन किया। And on the opposite side, Germany, Australia, Hungary, Ottoman and Turkey. टर्की आज भी लड़ रहा है। This war lasted for 4 years. 4 साल तक ये लड़ाई लड़ी गई। और अभी जो करंट में आप सिनेरियो देख रहे हैं ना, कम ज़्यादा यही सिनेरियो उस समय पे भी था। उस समय पे क्या चीज़ थी, देखो आप लोग इस चीज़ से कोरिलेट करो या ना करो, बट थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ इस चीज़ का, कि आप बहुत पैसा कमा रहे हो, आपके पड़ोसी को आपसे जलन है, उसने भी वही सेम मेथड फॉलो किया ट्रेडिंग का, उसने भी पैसा कमाया, ठीक है। अभी पड़ोस वाली बिल्डिंग में कोई रहता है, उसको भी आपसे जलन है, उसने देखा यार इन दोनों ने तो बहुत पैसा कमा लिया, मेरे को भी पैसा कमाना है, उसने भी सेम मेथड फॉलो किया और उसने नई बाज़ार में जाके वही सेम काम किया। अब क्या हो गया, पहले तो मैं बाकी की जगह पे लड़ रहा था, आजू बाजू के एरियाज़ को, अब जगह ख़त्म हो गई, अब एरियाज़ नहीं बचे। जितने नॉन एरियाज़ थे जहाँ पे घुसपैठ की जा सकती थी, जहाँ से पैसा निकाला जा सकता था, कच्चा माल निकाला जा सकता था, सामान बेचा जा सकता था, वो सारे बाज़ार ख़त्म हो गए हैं। अब मेरी नज़र इस पे आ गई, मेरे पड़ोसी पे, ये यहाँ पे इस पोर्शन पे कमज़ोर हो रहा है, और बीच वाला जो है ये इस पोर्शन से ज़्यादा पैसा कमा रहा है। अब जो लड़ाई पहले मैं दूसरों पे लड़ रहा था, अब वो मेरी इंटरनली चलने लगी। तो मैंने क्या किया कि इसके घर में से ना 2 बक्से चुरा लिए, इसने इसके पड़ोसी वाले घर से 4 बक्से चुरा लिए। अब इसे पता लग गया इसने 4 बक्से चुराए हैं। इसने फिर पहले इस पड़ोसी को मारा, फिर इस पड़ोसी ने दूसरे को मारा, दूसरे ने तीसरे को मारा, आपस में ही गुत्थम गुत्था शुरू हो गई। अब इस सब में क्या हुआ, बाज़ार हिल गए। पैसा, लड़ाई में पैसा ही लगता है। अभी करंट की टाइम पे आप ये देखो, रशिया इतने दिन से यूक्रेन से लड़ रहा है, आपको क्या लग रहा है, उसकी फाइनेंशियल हालत इतनी ख़राब है कि वो डिफाइन नहीं कर सकते आप। इंडिया के साथ सेम केस है, इंडिया पाकिस्तान के साथ में या इंडिया बांग्लादेश के साथ में अगर थोड़ा सा भी लड़ाई के लिए खोल देगा ना, कोई भी एक फ्रंट खोल देगा, तो बाकी के जितने भी देश हैं ना, अमेरिका हो गया, ईरान हो गया, ये सब के सब बेशक भूखे मर रहे हैं, इनके पास खुद के खाने के लाले पड़े हैं, लेकिन ये उस लड़ाई को ख़त्म नहीं होने देंगे। इतने दिन तक इन्होंने जो ये सांप पाला है पाकिस्तान के रूप में, हमारे इंटरनली बहुत सारे आप देखो वामपंथी या लेफ्टिस्ट जो माइंडसेट के लोग हैं, जो हमेशा इंडिया में कीड़े ही ढूंढते रहें, फिर भी इस जगह को छोड़ के नहीं जाते हैं, यहीं खून चूसते रहते हैं। ये लोग बाहर के लोगों से पैसा लेते हैं इस तरह की अनस्टेबिलिटी को बढ़ा के रखने के लिए। अब ये जो अनस्टेबिलिटी बढ़ी है, जिन लोगों को इन्होंने पाला था, जिन लोगों को पैसे दिए थे, वो सारे के सारे रेडिकल ग्रुप्स इस समय पे खड़े हो रखे हैं। और क्योंकि उनको फ्री का खाने की आदत लग चुकी है, तो जो जगह स्टेबल हैं, जो जगह शांत हैं, जो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं है, उनको घसीटा जा रहा है कि वो इस लड़ाई का हिस्सा बने। क्यों? क्योंकि खुद का नुकसान हो रहा है। भाई मेरे से कोई पैसा ले रखा है, मैंने पहले क्या किया, मैंने 10 लोगों को पैसा बांटा ताकि वो लड़ें।
वो लड़ें किसी एक जगह पे, और मैं क्या करूं, मैं जाके मुखिया बन के अपने सर पे टोपी पहन के जाऊं और मैं कहूं कि देखो मैंने ये सारा मामला सेटल किया, अभी मेरे को इसके बदले में ना ये जगह चाहिए। ठीक है, उसके बाद में चाइना कूदा, चाइना भी सेम चीज़, चाइना पॉलिसी दूसरी है, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ बदले में मुझे ये टावर चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूँ मुझे पोर्ट चाहिए। वो इस तरह से लोगों को कुछ पैसा देता है और जगह खरीद लेता है, और बाद में वहाँ पे अपने बंदे वहाँ पे रख देता है या अपना कोई सेटअप लगा देता है। तो इस तरह से जो ये पावर है ना, ये क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, पावर सेंट्रलाइज हो रही है अलग अलग जगह पे। इंडिया भी शांत होकर बैठा हुआ है, इसलिए बैठा हुआ है कि जब सब लड़ मर लोगे आराम से तब मैं खड़ा होऊंगा, जब बिल्कुल नाक तक पानी आ जाएगा तब तक मैं सिर्फ अपनी तैयारी करूँगा। और आने वाले टाइम में अगर ज़िंदा रहे तो देखिएगा ये चीज़ को आप, मैं आपको ये चीज़ की गारंटी दे रही हूँ कि ये लोग जो हैं, जो अभी इस समय करंट में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, ये लोग बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तब इनको पालने वाला जो इनके पिताजी अमेरिका है ना, वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हालत उनकी ख़राब हो चुकी होगी। अभी वो सब पे सैंक्शंस लगा रहे हैं, और लोग जिन पे वो सैंक्शन लगा रहे हैं वो उसको छोड़ के कहीं और ही जा रहे हैं कि लगा लो सैंक्शन, बाढ़ में जाओ। होते होते ये चीज़ इतनी ख़राब हो जाएगी कि सभी लड़ने लग जाएंगे। सेम चीज़ उस समय पे भी थी कि भाई ये ज़्यादा खा रहा है, इसको ज़्यादा मिल रहा है, मुझको नहीं मिल रहा है, अब क्या करेंगे, हम लड़ के इस चीज़ का फ़ैसला करेंगे। उन्होंने लड़ा, बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोग मरे, कुछ लोग फ्री फंड में मरे, इंडियंस जाके जैसे छोड़ दिए गए कहीं पे भी, वो बिना बात के मारे गए, उनका कोई लेना देना नहीं था उस सब से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम आया, अगेन वही सब कुछ, गांधी जी फिर सबको कह रहे हैं कि नहीं हमें साथ देना चाहिए, हमें साथ देना चाहिए। और इस बार क्योंकि उनके पैरेलल नेताजी खड़े थे, तो उन्होंने जो हमारे उस समय के प्रिजनर थे ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, जर्मनी के पास में, आपके इटली के पास में, जापान के पास में, उन सबको जोड़ के जो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी बाहर से, INA जो बनाई थी, उसको लेके जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यहाँ घुसे ना बॉर्डर के टाइम पे, तो वो बर्मा तक आ चुके थे। कुछ दिन की और बात थी, वो खुद घुस जाते आके यहाँ पे। और हम जो यहाँ पे बैठे हुए लोग थे ना, जो ये कहते हैं कि हमने चरखा दिला के आसान ये कर दिया वो कर दिया, इन लोगों ने उस लेवल की गद्दारी की है कि बताने लायक नहीं है। सारे अच्छे नेता मार दिए, और जितने डुप्लीकेट थे वो सारे के सारे अपने आप को बन गए, और आज की डेट में वही लोग लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप खुद देख सकते हो। टेक्नोलॉजी का कम टू द पॉइंट ऑफ आवर टॉपिक। ये वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 4 इयर्स तक चली। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, ट्रीटी ऑफ वायसराय की। उसमें क्या किया कि जो ये 2 धड़े थे जर्मनी वाले, जर्मनी और इनके और ब्रिटिशर्स के थे, तो इन 5 लोगों ने तो कोलैब कर लिया आपस में और बना लिया UN जाके। उस समय यूनाइटेड स्टेट था, UNO था, बाद में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई इन्होंने। तो उस समय पे जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई इन्होंने कि जी हम तो रेड क्रॉस बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे करते हैं, ये वाली जो ट्रिटी है ना इसको मान लेते हैं। अब उसमें क्या किया, जर्मनी तोड़ दिया, कोरिया तोड़ दिया। इस तरह से जो जगह थी, जो बड़े राज्य थे उनको तोड़ के आधा आधा कर लिया, और जो उनके मेन एरिया थे जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा थे वो अपने में बांट लिए। बांटने के बाद में उनके ऊपर ऐसी जितना भी इनका लड़ाई का खर्चा था उनकी खोपड़ी पे डाल दिया कि तुम्हारी वजह से लड़ाई हुई, तुम ना लड़ते तो इतना नुकसान हमारा नहीं होता, अब लाओ ये सब कुछ। उस ट्रिटी की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, क्योंकि उन्होंने कहा जी हम कितने दिन तक ये जिल्लत सहेंगे, लड़े तो तुम भी थे, तुम हमारी गर्दन पे क्यों बिल फाड़ रहे हो। फिर जब बिल फाड़ा ही है तो अब उसमें से खुद भी तो कुछ वो लो, नहीं सब हमारा ही खून चूसे जा रहे हो। तो जब जर्मन्स, इटालियंस, जो इतने भी लोग थे, जब मुसोलिनी आया वहाँ जर्मनी में, हिटलर आया, तो इन लोगों ने जो एक अपने हाथ उठाए तो वो भी लड़ने के लिए उनके लोगों ने उनका साथ दिया, और अगेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में फिर वही सब चीज़ें, नुकसान हुआ, और जो कुछ भी है, जो तोड़ना था तोड़ दिया, जो निकालना था निकाल लिया पैसा। अब फिर एक लंबे फेज तक कोल्ड वॉर चली। कोल्ड वॉर क्या हुई, 2 धड़े बढ़ गए, एक कैपिटलिस्ट के बढ़ गया और दूसरा सोशलिस्ट का बढ़ गया। रशियन जो है वो सोशलिस्ट या समाजवादी समझ लीजिए, रिपब्लिकन समझ लीजिए, और जो अमेरिका है वो कैपिटलिस्ट है,
पूंजीवादी देशों का संगठन है वो। पूंजी अर्न करनी है, इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करना है, पैसा बनाना है। और चाइना जो है वो अगेन उसका बीच में ही है, वो उसका कुछ फिक्स नहीं है। वो अपने आप को बोलता है कि जी हम कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिज़्म है हमारे यहाँ, साम्यवाद है। साम्यवाद में समाजवाद में थोड़ा सा फ़र्क है। समाजवाद में सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास होते हैं, और साम्यवाद में भी सेम चीज़ होती है कि गवर्नमेंट के पास में होता है, मिलिट्री शासन एक तरह से चला रही होती है वहाँ पे। कि वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हो, वहाँ किसी के कोई राइट नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक छद्म रूप में ना डेमोक्रेसी दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पे तो चुना हुआ नेता होता है, और जो रूलिंग होती है वो समाज के बेनिफिट में होती है। लेकिन एक तरह की वो हिडन डिक्टेटरशिप है, चाहे पुतिन हो, चाहे आपके यहाँ पे जो चाइना में जो पर्सन है, ये एक तरह से डिक्टेटरशिप ही चला रहे हैं साम्यवाद के आड़ में, कम्युनिज़्म की आड़ में। लेकिन वो दिखा रहे हैं कि जी हम कम्युनिस्ट हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब लोग क्या हैं, इक्वल हैं, सैलरीड लोग हैं, किसी के पास में उसका कुछ पर्सनल नहीं है। और पूंजीवादी देश में सब अपनी पूंजी को ग्रो करने के लिए लगे रहते हैं। इसलिए इंडिया का जो इंडियन मॉडल है वो मिक्स है। आप प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रख सकते हो, प्लस कुछ गवर्नमेंट के पास में रहेगी। जिस दिन गवर्नमेंट का मत्था घूमता है उस दिन गवर्नमेंट जो है वो 20-50 बैंकों को नेशनलाइज करके सारा प्रॉपर्टीज़ अपने अंडर में रख लेती है या अपनी मॉनिटरिंग लगा देती है। फिर 100 में से 55% गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई और 45 उसका अपना हो गया। इस तरह से काम होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट टाइम मॉडर्न वेपन्स लाइक machine gun, tanks, aircraft, chemical weapons were used on massive scale. Millions of soldiers had to be recruited from around the world and most of them were men of working age. जितना यंग पॉपुलेशन था उनको उठा लिया। बुढ़ों को लड़ा के क्या करेंगे, बच्चे छोड़ दिए, बुढ़े छोड़ दिए। और अभी जो रेडिकल लोग चल रहे हैं ये बच्चों को भी नहीं छोड़ते, औरतों को भी नहीं छोड़ते। इन्होंने उनको भी वेपनाइज कर रखा है। उनको बता देते हैं, दिमाग घुमा देते हैं उनका, और बम बांध के वो कहीं भी जाके फट जाते हैं। ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशन अब क्या है, टू डील विद एक्सटर्नल सरप्लसेस द डिफिसाइट्स और कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन जुलाई 1944 at Bretton Woods in New Hampshire, USA. Internal Monitoring Fund and World Bank were set up to finance post-war recruiting, restructuring. The post-war international economic system is known as Bretton Woods system. This system was based on fixed exchange rate. IMF and World Bank are referred as Bretton Woods twins. US has an effective right of veto over key IMF and World Bank. The Great Depression. अब देखिए, मैंने अभी जैसे स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ, कॉलोनीज के पीछे लड़ाई हो रही थी। अब लड़ाई हो चुकी, सबके रिसोर्सेज वगैरह जो कुछ भी था, लेकिन पावर उन्हीं 5 लोगों के बीच में ही रही। ठीक है, पहले ये हुआ था कि वीटो की जो पावर है ना वो उनको दी जाएगी जो मेन, जिनकी भाई ज़मीन भी ज़्यादा होगी और जिनके पास पावर भी ज़्यादा होगी। लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन की हालत देखो, इंडिया के मुकाबले कितने कम है, लेकिन फिर भी उनको वीटो है, इंडिया को नहीं है। तो एक तरह से क्या है कि करूँगा तो जो मैं करूँगा ना होगा तो वही। अमेरिकन्स का सेम फंडा है ये। उन्होंने IMF में भी जो टारगेट रखा ना, आप एक्सचेंज वैल्यू कभी देखो ना, डॉलर के मुकाबले रुपया, डॉलर के मुकाबले ये जितनी यूरोपियन वो हैं करेंसीज़ हैं, डॉलर को चैलेंज किया सबसे पहले यूरो ने। यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपना एक वो बना दिया, यूरोपियन यूनियन, और यूरो चला दिया। और अब के टाइम पे क्या है कि अभी तो डॉलर है कुछ समय तक, बट कुछ समय के बाद में अगर उड़ जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया अब अमेरिका का। तो बाकी की जो और हैं अफ्रीकन कंपनियां जो हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं, इंडिया है और जो इसी तरह के सिमिलर
कॉलोनाइज पेन झेल चुके लोग हैं। अब ये लोग जब खड़े होंगे तो ये जो बाकी की करेंसीज़ यहाँ पे चल रही है ना ऊपर, ये करेंसीज़ अपने आप नीचे नीचे आती रहेंगी, स्पेशली डॉलर। क्योंकि जब ये लोग यूनियन बना के अपना कुछ चलाने की कोशिश करेंगे तो इन लोगों में तो एक इंटरनल ट्रीटी हो ही रहेगी कि भैया हम इससे ज़्यादा ऊपर इसे जाने नहीं देंगे। तो आगे चलकर हो सकता है कि रुपए के मुकाबले डॉलर आ जाए। अभी डॉलर के मुकाबले रुपए है ना, आगे चल के हो सकता है रुपए के मुकाबले डॉलर आ जाए। नेशनल मॉनिटरिंग फंड, ये मैंने आपको बता दिया है। पास्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इज़ नोन, ये भी बता दिया आपको कि एक सिस्टम जो है जो यूएस ने स्पेशली बनाया है, उसके हिसाब से वर्ल्ड बैंक जो है, अब ये तय कौन करता है, वो आप सुनते रहते होंगे ना न्यूज़ में, ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में है, तो ये डिसाइड कौन करता है? ये अमेरिका ही डिसाइड करता है। इतना सब कुछ भसड़ मचाने के बाद में भी वो अमेरिका कह देता है पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, भीख मांग रहा है, पैसा भी वापस नहीं करेगा, फिर भी उसको डेवलपमेंट के चार्ज नाम पे पैसा दे दिया जाता है। क्यों? ताकि वो इंडिया काउंटर कर सके, उसके सर में दर्द दिए रहे, ताकि इंडिया ना ग्रो कर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो अमेरिका से आगे निकल जाए या ब्रिटेन से आगे चला जाए। तो ये जो एक नेल है सिर में लगा रखी है, ऐसा नहीं था कि ये रिज़ॉल्व नहीं हो सकती, बहुत पहले रिज़ॉल्व हो जाती, लेकिन हमारे यहाँ के जो नेता लोग थे, जो हमें लगा कि हमारे हैं, लेकिन वो कभी हमारे थे नहीं, राइट। वो हमेशा से उन्हीं लोगों के थे और उन्हीं के ही चम्मच आज भी हैं। एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन, ग्रेट डिप्रेशन। अब आ जाओ आप आर्थिक, जो एक बीच में टाइम आया था ग्रेट डिप्रेशन का। अब ये वो वाला डिप्रेशन नहीं है, ठीक है, जो लोगों को दिमाग में हो जाता है। ये डिप्रेशन जो है ये सामाजिक डिप्रेशन है। कि जबकि क्या था कि एग्रीकल्चर, अभी लड़ाई हो रही है, यूक्रेन बहुत बड़ी मात्रा में अनाज देता था, अब उस ज़मीन के अंदर इतना बारूद भरा है कि आने वाले कई साल तक वो कुछ नहीं देगा। उस ज़मीन को दोबारा से कल्टीवेटेड फॉर्म में आने के लिए पता नहीं कितना टाइम लगेगा, उसमें इतना बारूद भर दिया गया है। मैनी कंट्रीज फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू द लोन दे गॉट फ्रॉम द यूएसए। अब यूएसए जो है वो एक ऐसा बनिया है जो लोगों को लोन देता है और बदले में वहाँ पे मिनरल्स या कुछ कुछ खोदने के लिए वो अपना काम करता है। अमेरिकन कैपिटलिस्ट स्टॉप ऑल लोन्स टू यूरोपियन कंट्रीज़। यूरोपियन कंट्रीज़ में अमेरिकन्स ने जो भी पैसा देना था बंद कर दिया। In Europe, it led to failure of some major bank and collapse of currencies like sterling, doubling the import duties by the USA, which hit the world trade badly. अब जी यूएसए तो है बनिया, ठीक है, उसका प्रॉफिट नहीं है तो वो हाथ नहीं डालेगा। अब उसने उसको देखा कि भाई यहाँ पे ऐसा वो हो गया है, हालत ख़राब हो गई है, लोग लड़ भिड़ के कंगले हो चुके हैं, तो उसने क्या किया, बैंक बनाया और बैंक में डिसाइड करने की अथॉरिटी अपने पास रखी किसको पैसा देना और किसको नहीं देना है, कितने ब्याज पे देना है। बहुत देशों को, जैसे इंडियन जब अभी पहले तक भी था, अभी करंट में भी है, बहुत लोन ले रखा है। अब उस लोन का जो एक इंटरेस्ट है वो देने में ही एक बहुत बड़ा अमाउंट चला जाता है। पाकिस्तान को इतना लोन दे रखा है और उस लोन का जो इंटरेस्ट है वही देने में ही पाकिस्तान बिक जाएगा 2-4 बार, लेकिन फिर भी वो चल रहा है, ठीक है। क्यों? एक थोड़ा सा ना इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मैं दिल्ली में रहती हूँ, ठीक है, और आप जो है वो आप जापान में रहते हैं। अब मैंने जापान वाले बंदे से पैसा ले लिया, दिल्ली में रहने वाले बंदे ने जापान वाले से पैसा ले लिया, तो आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ की अथॉरिटी को कह के मेरा घर खाली करवा सकते हो, लेकिन आप मेरा घर उठा के जापान तो नहीं ले जा सकते। समझ रहे हैं इस चीज़ को? कि अगर मेरे भाई पाकिस्तान को पैसा दिया है,
कर्जे वो करने के लिए, अमेरिका उससे इंटरेस्ट ही तो ले सकता है। ऐसा तो नहीं कर सकता कि पाकिस्तान को उखाड़ के वो अमेरिकन जहाँ उसकी ज़मीन है वहीं पे रख ले जाके, वो नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो इन्वेस्टमेंट जिस देश में हो जाती है किसी भी नाम पे, चाहे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए हो गई, रिसोर्सेज में, मशीनरी में, जो कुछ भी हो गई, वो वहाँ के लिए हो गई। आप उस जगह को नहीं ले जा सकते। आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ से मिनरल्स निकाल सकते हो। आप वहाँ से अब थोड़े टाइम के बाद में जब सारी चीज़ें कंट्रोल में आएंगी तो हो सकता है कि कल को अमेरिका ये कहे कि नहीं, इस एरिया में जो ये मिनरल है इस पे हमारा वो है, दावा है, और हम इसको उठा के अपने वहाँ पे ले जाएंगे। ये पॉसिबल है, आप वहाँ से ड्रेन करके कुछ चीज़ ले जा सकते हो, लेकिन पूरी ज़मीन खोद के उस पार्ट को उठा के अपने घर नहीं ले जा सकते। तो इस तरह से जो मतलब ये पैसा दे दिया, अब पैसे का लोन ले रहे हैं, लोन पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी डबल कर दी। आप मेरे घर में कोई सामान बेचोगे ना तो 10 रुपये के सामान के लिए आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि इस पर मैं ड्यूटी लगा रहा हूँ, इतना टैक्स देना पड़ेगा। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू NIEO, इसकी फुल फॉर्म है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। Most developing countries did not benefit from the fast growth of Western economy in 1950 and 60। 1950 और 60 में जो वेस्टर्न इकोनॉमी ग्रो की, उसका फ़ायदा जो पश्चिमी देश थे उनको नहीं हुआ। अब देखो, हमारी तरफ से अगर इंडिया में खड़े हो तो वेस्टर्न कंट्रीज़ कौन सी हैं, ये जो अंग्रेज हैं, उनकी तरफ से खड़े हो गए तो हमारी तरफ की कंट्रीज़ कौन सी हैं, वो ईस्टर्न है, ठीक है। दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एज ग्रुप ऑफ 77 और G77 टू डिमांड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। It was a system that would give them real control over their natural resources, more development assistance, fairer price for raw material and better access for their manufactured good in developed countries market। अब ये कंट्रीज़ जो हैं, जैसे हमारे यहाँ की इंडियन और इसी तरह की जो कंट्रीज़ किसी समय पे कॉलोनीज़ थी, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया और अब वो अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के चला आएगा और कहेगा जी आपने इतना वो कर रखा है तो मुझे ये पर्टिकुलर एरिया चाहिए, यहाँ से मैं सारा खनिज निकाल के अपने घर ले जाऊँगा। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए अपने एक रेगुलेशंस बनाई हैं। आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ कि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के टाइम पे एक फ्री ट्रेड का वो आया था, ऑप्शन आया था। तो इंडिया नहीं चाहता था, फ्री ट्रेड नहीं चाहता था, लेकिन इतना दबाव था अमेरिकन्स का, ब्रिटिशर्स का, कि उसको उस चीज़ पे ना साइन करना पड़ा। फिर इनका एक आया कि हम लोग परमाणु बम नहीं बनाएंगे, उसके लिए फोर्स लगाया गया कि इंडिया साइन करे उस पर। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई थी उस समय पे, तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर बीच में दूसरी गवर्नमेंट आई तो उस समय उन पे बड़ा वो बनाया गया, लेकिन विपक्ष और उनके खुद के इंटरनल कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उस पर साइन नहीं होने दिया, मना किया साइन करने के लिए। नहीं तो इंडिया कभी भी अपने आप को सिक्योर करने के लिए जो न्यूक्लियर पावर बनने वाली जो बात है वो कभी नहीं कर पाते। ये टेक्नोलॉजी इनके पास बहुत पहले से थी, लेकिन जैसे ही वाजपेयी के टाइम पे इन्होंने किया तो अमेरिकन्स ने सैंक्शन लगा दी ऊपर से, पता नहीं कितने कितने टैक्सेस लगा दिए, पता नहीं कितनी कितनी ड्यूटीज़ उन पर इम्पोज कर दी, और बाहर के लोगों को भी यहाँ पे मतलब इकोनॉमी फेल करने की पूरी तैयारी कर ली। वो तो यहाँ उस समय की गवर्नमेंट थी और यहाँ के लोगों का मनोबल इतना अच्छा है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कुछ ना कुछ करके अपना जुगाड़ लगा के निकाल ही लेते हैं काम। ओके, अब आ जाओ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन चाइना। वेजेस वर लो, वेरी लो इन कंट्रीज़ लाइक चाइना। सेम अभी इंडिया में भी ऐसा ही है। द लो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ चाइना इकोनॉमी मेड इट्स प्रोडक्ट चीपर। China became a favorite destination for MNCs to invest new economic policies of China back into the fold of world economy. MNC, multinational corporation, as large companies that operate in several countries at same time.
The worldwide spread of MNC was the notable feature in the 1950 and 1960 as US business expanded worldwide. High imports tariff imposed by different government forced MNC to locate their manufacturing units. Conclusion: in last 2 decades, the economic of the world has changed. A lot of countries like China, India, and Brazil have achieved rapid economic development. तो ये जो अभी मैंने आपको पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इन पॉइंट्स को अगर आप लिख लेंगे और इनको प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम जो इस टॉपिक से रिलेटेड होगा उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय.